कीर्तिमान एकेडमी जिद जीत की। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास में। मेरे डीएलएड के साथियों, मैथ यानी गणित के पीवाईक्यू सीरीज में आज मैं आपकी 5वीं क्लास लेकर आया हूं बच्चों। और ये जब मैंने कहा 25 में 25 तो पक्का निश्चित तौर पे आप सब देख भी पा रहे होंगे। और मुझे जितना आपने देखा है कि शिद्दत से आप लोग क्लास को कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि चीजें आप बहुत अच्छी कर भी रहे बच्चों। एक चीज और क्लियर कर दें, जो भी आपकी सीरीज है वहां से जो क्वेश्चन लेता हूं, कई बार उसमें आपकी सीरीज में गलतियां बच्चों, तो उसको हम करेक्शन करके वह आंसर आपको बता रहे होते हैं जो रियल में सही है बेटा। केवल सीरीज के उत्तर से क्लास को मैच नहीं करिएगा, जो वास्तव में उसके आंसर हैं वो हम आपको हर क्वेश्चन में करा रहे होते हैं। कई बार बच्चे वही उत्तर जबरदस्ती लाने के लिए लिख देते नहीं सर ये वाला आंसर चेक कर दीजिए, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। एक एक चीज हमने चेक करके परफेक्ट आपको बताई बेटा। गणित में कभी कभार कोई नंबर चेंज हो गया तो उससे आंसर भी चेंज हो जाते हैं। तो हम लोगों ने अपनी जो क्लास पढ़ा वो परफेक्ट है, सही है, एरर फ्री है। तो इसी बात पे जरा सभी लोग अपनी इस क्लास को लाइक करो और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम की घड़ियां बेहद नजदीक हैं। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे बच्चों, आप सबको पता है कि अभी तक हम आपके यहाँ पूरे 55 क्वेश्चन की शानदार क्लासेस कर चुके हैं और आज हम 56 से अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक है, नंबर 1 है, कहता है कि यह एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है या ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। आप हमें बताइए कि जब हमने आपको परिभाषा बताई थी कि भाई प्राकृत संख्या किसे कहते हो, नेचुरल नंबर, तो अगर बच्चों नेचुरल नंबर की परिभाषा आपको याद आ रही है तो आपने कहा था कितने आदमी थे का लिया, यानी वे संख्याएं जिनसे हम गिनती की क्रिया करते हैं बच्चों उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब यहां ये समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने लिख दिया यहां पर आपके लिए 1 2 3 4 डॉट डॉट बच्चों, ये अनंत तक नंबर से जाती हैं। अब इसमें से एक नंबर आया एक, तो संख्या एक कैसी है? तो एक संख्या हमने आपको सिखाया है, संख्या एक क्या है, ना तो ये भाज्य है। क्यों भाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों भाज्य संख्या कौन होती है? भाज्य संख्या वो होती कंपोजिट नंबर बच्चों जो एक से कट जाए, फिर खुद से कट जाए, फिर किसी वो अन्य संख्या से भी कटे, तब ना वो भाज्य होगी। तो क्या एक एक से कटेगा? बोलोगे हाँ सर कट जाएगा एक से। खुद से? हाँ सर कट जाएगा। क्या एक किसी और संख्या से कटेगा? नहीं। इस नाते ये भाज्य नहीं है, ना ही वो अभाज्य है। बच्चों अभाज्य क्या होती है? जो एक या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से किसी हालत में ना कटे। अब एक एक खुदाई किसी अन्य का होने का कोई अलग से मतलब ही नहीं निकला बच्चों। इस नाते एक ना तो भाज्य हुआ और ये ना ही अभाज्य हुई। तो फिर एक है क्या? ना भाज्य ना भाज्य। तो एक क्या है बच्चों? आप कहोगे सर एक आपकी एक प्राकृतिक संख्या है। तो एक एक नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, ये आपका उत्तर होगा कि एक प्राकृतिक संख्या। फिलहाल विकल्प के हिसाब से जो इन्होंने विकल्प आपको दिया है वहां से जब हमें आंसर करना है तो आप उत्तर चुनिएगा कि एक ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य, बल्कि बल्कि वह हिंदी वाला एक, बल्कि वह एक प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करिए सब लोग। लिखा बच्चों की क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना होता है? क्रमागत दो पूर्णांकों, पहले मुझे ये बताओ कि जब क्रमागत की बात आती है स्टूडेंट, तो हमने सिखाया बच्चों कि अगर इन्होंने कहा कि क्रमागत पूर्णांक, ध्यान समझ रहे हो सब लोग कि भाई क्रमागत पूर्णांक, तो क्रमागत पूर्णांक का बच्चा मतलब होता है, क्रमागत का मतलब है क्रम, क्रम से आने वाली संख्याएं। क्रम से आने वाली संख्याएं ही क्या कहलाती बच्चों? क्रमागत संख्याएं, यानी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहलाती हैं। ये क्रमागत पूर्णांक हमने आपको तीन तरह के बताए, क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत आपकी क्या होंगी क्रमागत प्राकृतिक संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। तो यहाँ पे इन्होंने कोई सम विषम नहीं लिखा बच्चों, इसे हम प्राकृत संख्या समझेंगे। एक बात ये बता दूं, जब क्रमागत पूर्णांक संख्या आपने ले लिया
तो क्रमागत पूर्णांक में हमने दो चीजें आपको क्लियर की थी क्रमागत पूर्णांक के अंतर्गत कि देखो यहाँ पे ध्यान समझ लो कि जब आप यहाँ क्रमागत पूर्णांक यानी नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ क्रमागत पूर्णांक में दो है। आपको अगर याद है तो मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई एक अनुवर्ती होती है, अरे पहले पूर्ववर्ती लिखे ना बच्चे, तो एक आपका पूर्ववर्ती होगी और दूसरी आपकी अनुवर्ती होगी। आपके यहाँ पे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती पर भी सवाल आते रहे स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे मैंने ये पढ़ाया कि जब किसी भी संख्या की क्रमागत पूर्ववर्ती पाना है तो -1 करोगे, अनुवर्ती पाना है तो +1 करोगे। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बच्चे लिख देता हूँ कि 21 लिख देता हूँ। अब अगर 21 की आपको पूर्ववर्ती बताना तो -1 कर दो, आपका आंसर 20 आ जाएगा। अगर इसकी अनुवर्ती बतानी तो +1 कर दो, आपका 22 होगा। तो इसका पूर्ववर्ती 20 हो जाएगा, अनुवर्ती। तो सवाल ये है कि अगर हम क्रमागत संख्याओं का मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं लिख रहे थे, अब जैसे हम लिख दें 20, 21, 22, 23, जहां तक बच्चों क्रम से लिखो वहां तक क्रमागत। अब अगर हम 22 के बाद 24 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 23 के बाद 24 लिख दें तब तो ठीक है, लेकिन 23 के बाद अगर हमने 24 के बाद 26 लिख दे बच्चों तो 26 अब क्या एक क्रमागत संख्या नहीं रह गई क्योंकि क्रम का उल्लंघन हो गया। तो इस नाते इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब सवाल ये है कि क्रमागत पूर्णांकों में अंतर कितने, बड़े मन से समझ लो बच्चों। अब बताओ 20 और 21 यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। 21-22 में अंतर कितने का, 1 का। 22-23 में अंतर कितने का, 1 का। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो आपका 1 यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा भाई, 1 हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, बहुत ही शानदार और जबरदस्त। चलिए अगले सवाल पर जरा बच्चों सेशन को शेयर करिए, शेयर करने में आप लोग थोड़ी बहुत कंजूस हो, दैट इज रॉन्ग, ये ठीक नहीं भाई। चलिए लाखों बच्चे हैं बच्चों, बहुत सारे परेशान हैं, आपको पता है ना, हजारों हजार की संख्या में बच्चे गणित में बैक लगा बैठते हैं, पैसा भी भरते हैं प्लस में समय भी खराब होता है। किसी का बैक ना लगे इस नाते बच्चों तभी तक शेयर करो। अगला है, किसी पूर्ण संख्या में से अगर हम 0 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा। अब यहां देखो जैसे पढ़ाया तो हूं, जैसे मान लो कि यहां हमने दे दिया 5 में से 0 को घटा दो तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप क्या कहोगे कि अगर हमने सर किसी संख्या में से 0 को घटा दिया तो घटाने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी जो संख्या थी वही आ गई। जब वही आ गई तो आपका उत्तर क्या आएगा, वही संख्या आएगी, और वही संख्या का मतलब आपका पहला ऑप्शन यहां से ठीक हो जाएगा। क्लियर बच्चों। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना, कहता है इनमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर मेरे दोस्त, नेचुरल नंबर। तो वे संख्याएं जिनसे हम गिनती की क्रिया करते हैं बच्चों उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनसे हम गिनती की क्रिया करें, गिनती की क्रिया करते हैं, गिनती की क्रिया करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें देखो प्राकृतिक संख्या तो 5 हो सकती है क्या, हाँ बोलोगे। 2/3 बच्चों आपने पढ़ी है परिभाषा, -5/6 पढ़ी है। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, तो बोलो सर ये p/q के रूप में है, और जो बच्चे p/q के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, रेशनल नंबर। आप सभी बच्चों को जो भी दिक्कतें होगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। और इसके बाद बच्चों ये अपरिमेय संख्या, जो परिमेय ना हो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। और ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। आपका क्वेश्चन था कि इनमें से नेचुरल नंबर कौन बच्चों, तो ये 5 आपकी प्राकृतिक संख्या है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट नंबर लीजिएगा। अब इसमें कहता है हमें ये बता दो कि भाई ऋण पूर्णांक कौन सा बच्चों। हमने आपको पूर्णांक बताए हैं, पूर्णांक क्या पूर्णांक बताया है, पूर्णांक संख्याएं, यानी इसे कहते हो इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। तो स्टूडेंट अगर हम इंटीजर्स नंबर की बातें करें तो पूर्णांक संख्याएं हमने क्या बताया, जब हम पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर को प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिख दें बच्चों तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और हमने बताई है एक आपकी होती है ऋण
पूर्णांक संख्या यानी नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, और दूसरी होती है आपकी धन पूर्णांक संख्या पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सारी की सारी आपकी कैसी बच्चों, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी हैं जी? पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें माइनस वाले ऋण पूर्णांक, प्लस वाले आपके धन पूर्णांक हो गए। अब यहां से आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ब वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको ये भी तो पता है ना बच्चों कि ये आपका कैसा है, -3/5। बच्चों ये आपकी परिमेय संख्या है, अंश बटे हर में ऋणात्मक भले है बट ये आपकी रेशनल नंबर परिमेय परिमेय संख्या बच्चों। और जीरो कैसी होती बच्चों? जीरो आप सबको पता है एक होल नंबर है, ये आपकी पूर्ण संख्या बच्चों। ये भी आपको पता है नेगेटिव होने के साथ साथ ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर बा हो गया। ठीक है, बढ़िया है। अगला अगला आप सबका क्वेश्चन ये बच्चों कि क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? बच्चों जस्ट उल्टा, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। आप एक ही बात कहना, जीरो का कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है जी। इस नाते यहां पे बोल देना नहीं होता, नहीं होता। तो ठीक है, नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन है, कहता -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आएंगी? ये क्वेश्चन आप कई बार सेशन में कर चुके हो। -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी बच्चों? तो अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब दो अनुपात समान होते हैं तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? बच्चों यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जब, सभी ध्यान से जान लो, यहाँ पे जब दो अनुपात जब दो अनुपात आपस में समान हो या बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे उसे समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समानुपात, प्रपोर्शन। तो उसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे बच्चों। तो आपको अपने इस प्रश्न का आंसर मिल गया होगा कि क्या होगा जी? समानुपात होगा। हम थोड़ा यहाँ समानुपात को और आपको अच्छे से समझा देना चाहेंगे बच्चों। अब यहाँ पे हमने समानुपात ले लिया, डेफिनेशन आपको समझा रहे थे। अब ये जैसे एक मान लो अनुपात A/B है बच्चों, और दूसरा हम ले ले C/D। आपकी परिभाषा कहती जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, बराबर का हमने चिन्ह लगा दिया, यही समानुपात बच्चों। जब गणित में ये बराबर वाला चिन्ह हटा के ऐसे दो बिंदी लगा दिया जाता है, ऐसे A/B समानुपाते C/D। मेरे बच्चों यही आपका हो गया समानुपात। ये हो गया आपका क्या? समानुपात। कब हो गया? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो गए तब हो गया। इसमें ये जान लो किसको क्या कहते हैं। तो इसमें आपको ये जानना पड़ेगा जो आपका A, B, C और D है बच्चों। इस ABCD को क्या कहते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय तथा चतुर्थ समानुपाती। एक बार कमेंट करो क्या कहते हैं इसको? प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ समानुपाती के नाम से इन राशियों को जाना जाता है। इसमें खास बात बच्चों ये याद रख लो, आगे अभी बहुत काम आने वाला है कि इसमें A और D, बेटा A और D सबसे बाहर है ना, इसमें A और D बाहर हैं, इस नाते इनको बोला जाता है बाह्य राशियां। इनको बोला जाता है बाह्य राशियां। B और C बीच में बच्चों हैं, तो बाह्य राशियां बीच में होने के नाते इनको कहते हैं माध्यमिक राशियां। तो इनको बोलते हैं माध्य राशियां या माध्यमिक राशियां। एक बहुत प्यारा सा फार्मूला बता देता हूं, याद रखना, बड़े काम का है आपका। यहाँ पे नोट कर लेना, बाह्य राशियां कौन हो गई? A और D हो गई। बच्चों बाह्य राशियों का गुणनफल सदैव माध्यमिक राशियों यानी B गुणे C के बराबर होता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, आपके डीएलएड में डायरेक्ट इस पर सवाल मिलेगा। चलिए भाई,
किसी को अनुपात समानुपात पूरा करना बच्चों, चैनल पर पूरा चैप्टर बहुत विधिवत हमने पढ़ा के रखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। लो अगला सवाल आपका तुरंत के तुरंत आ गया। कहता है ये समानुपाती पद दिए गए हैं, में मध्य पद या वाह्य पद कौन होने वाले हैं, ये हमें ढूंढना बच्चों। अभी अभी हमने बताया कि जब A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D लिखा होगा बच्चों, A और D बाहर, मेरे प्यारे बच्चे A और D बाहर है, इस नाते इसे क्या बोलेंगे बच्चे, बोलो सर, इसे वाह्य पद बोलेंगे, वाह्य पद बोलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं B और C बच्चों ये बीच में है, इस नाते इसे क्या बोलेंगे, मध्य पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य पद बोलेंगे। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन पर आओगे तो यहां समझ लेना कि यह A है, B, C और D। पहले में देखो 20 और 60, तो 20 तो बेटा बाह्य पद है, लेकिन 60 आपका मध्य पद है, यहां लिख रहे हैं दोनों मध्य पद है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा देखो 30 और 90, तो 30 बच्चों बीच में B की जगह पर है, ये मध्य पद है, लेकिन 90 बाह्य पद है, यहां कह रहे हैं दोनों बाह्य पद है, नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। 20 और 30 बाह्य पद हैं, 20 और 30, अब देखो ना, एक आपका क्या हो जाएगा, 20 बाह्य पद, 30 मध्य पद है, ये भी इनका रॉन्ग हो जाएगा। 30 और 60 ये देखो B और C की जगह पर हैं, और जो B और C की जगह पर होगा बच्चों उसे क्या बोलोगे, मध्य पद। अच्छे समझ में आ गया, तो ये मध्य पद है, तो आपका करेक्ट आंसर ये चौथा वाला विकल्प हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन पर आइए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां कहता है कि 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं हैं, क्यों? अभी अभी हमने बताया था कि अगर समानुपात में रहेंगे तो आपको एक ट्रिक पढ़ाया था बच्चों कि बाह्य राशियों का गुणनफल A गुणे D, अरे रुक जा भाई, बाह्य राशियों का गुणनफल A गुणे D बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल B गुणे C होना चाहिए, तब ये होंगे समानुपात में। क्योंकि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात होगा। अब इसको A समझो, इसको B ले लो, इसको C, बच्चे इसको D कर दो। तो पहला अब एक एक चेक करें, कहता है समानुपात में नहीं है, क्यों नहीं है? तो अगर हम A और D का गुणा करें तो A का मान 25 होगा, D का मान है 1000, ये 25,000 बराबर बच्चों 75 गुणे 500। मुझे एक बात बताओ, 75 गुणे 500 क्या कभी 25,000 आएगा? नेवर। तो यानी आपका ये क्या हो जाएंगे, कतई भी समानुपात में नहीं है। कहता है पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है ये कि देखो भाई यहाँ कोई वाह्य पद नहीं है, ये गलत बात है, यहाँ वाह्य पद है, 25 और 100 वाह्य पद है, यानी ये ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। हमें बताना है समानुपात में नहीं है, क्यों नहीं है ये बताना है। अगला, वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, ये सबसे सॉलिड बात बच्चों। यहाँ वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, ये भी गलत हो गया। मध्य पदों का गुणनफल 3750 है, कहाँ 3750 है? ये आप 500 में 1000 का गुणा कर देंगे बच्चों तो 50,000 हो जाएगी, ये भी आपका रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, अगर है तो कमेंट करके हमें बताएगा। नेक्स्ट नंबर करना, देखो कहता 6 और 54 का मध्य समानुपाती। अब एक चीज जानो सब लोग, सतत समानुपात, कितने बच्चों को सतत समानुपात आता है कमेंट करके बताओ। सतत समानुपात, जब सतत समानुपात जानोगे तभी उत्तर आएगा। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इसमें ये जान लो जैसे दो अनुपात हों, एक तीन राशि, सतत समानुपात में बच्चों राशियां तीन होती हैं, इसमें हमेशा तीन राशियां होंगी, चार नहीं तीन होंगी, ए बी और सी। अब समझो, जैसे मान लो एक अनुपात ए अनुपात बी है और दूसरा बी अनुपात सी हो जाए, देखो बी दो बार आ गया ना बच्चों, यही वाला, तो इसी नाते बीच में बराबर का चिन्ह लगा दो। तो आप कहोगे अगर तीन राशियां ए बी और सी हो, जिसमें ए और बी वाला अनुपात बी और सी वाले अनुपात के बराबर हो जाए, तो उसे कहा जाता है सतत समानुपात, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। यही हटा दोगे बच्चों तो ये हो जाएगा ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी।
इसे चाहे तो यहाँ लिख सकते हो a बटा b बराबर b बटा c। इसे हल कर सकते हो बेटा, तो ये आपका आ जाएगा b स्क्वायर बराबर में ac। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें बेटे b बीच में है तो इसको द्वितीय पद नहीं बोलते, a को प्रथम समानुपाती बोलते हैं, ये सही है। a को क्या बोलेंगे? प्रथम समानुपाती। अब बच्चों c को बोला जाता है तृतीय समानुपाती, लेकिन b को बीच में है इस नाते से कहते हैं मध्य समानुपाती। अब आपका ये फार्मूला हो गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। देखो सवाल क्या था कि 6 का मध्य समानुपाती बता दो, तो 6 का जब मध्य समानुपाती आप क्लियर करने आओगे तो यहां पे इतनी सी बात जान लो, ये ए होगा और ये सी होगा। अब मध्य समानुपाती यहां से निकाल लेता हूं मैं, तो मध्य समानुपाती यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो आपका बी बराबर अंडर रूट ए सी हो जाएगा, ये गुणे सी। तो इसलिए b बराबर में अंडर रूट 6 अगुणे में 54 होगा, गुणा कर दो, 6 चौक 24 के 4, 6 25 30, 30 2 32, 324, 324 का वर्गमूल 18। तो बच्चों इसमें मध्य पद कितना आएगा? 18 आएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन पर 67। देखो उसी पैटर्न पे कितने सारे सवाल आज आप कर पा रहे हो। अच्छा लग रहा है सबको, समझ में आ रहा है बच्चों? तो फैला दो ना इस वीडियो को पूरे प्रदेश में, सारे बच्चे जितने आपके दोस्त रिलेट कर रहे हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे सवाल देखो, कहता है इसमें यक्स का मान क्या होगा। अब आपको याद आ रही होगी कि हमने कुछ आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया है? अभिसमानुपात। तो ये बच्चों हो जाएगा ए बी सी और डी। तो इसमें हमने क्या सिखाया था कि ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, वाह राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल होगा। तो ए की जगह पर 5 है और डी की जगह पर 45 है, बी की जगह पर 5 है और सी की जगह पर x है। ये ना बच्चों, ए डी बराबर बी सी। अब अगर आप लोग इसे हल करिएगा तो आपका आंसर अपने आप यहां से क्लियर आने वाला है। बताइए सब कुछ ठीक है ना? यहाँ पे 5 5 ही बच्चों था। देखो अगर 5 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे यक्स का मान आपका चल के आ जाएगा 45 यानी 45 आएगा बच्चों। लेकिन अगर इसमें से कोई संख्या अलग होगी, मान लो कोई 9 होता, ये 9 होता, 9 पचे 45, तब उत्तर 25 आता। तो यानी यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा एग्जैक्टली वो बन जाएगा 45 यानी बी। ये बात हमने इसलिए कि हो सकता है आपकी सीरीज में अलग हो। तो यदि इस क्वेश्चन में, यदि इस क्वेश्चन बच्चों होता ये 5 अनुपाते ए और डी है, ए डी और बराबर बी सी, तो 5 अनुपाते 9 अनुपाते बच्चों समानुपाते यक्स अनुपाते 45 अगर होता है नहीं, तब ये हो जाता ए डी 5 गुणे 45 बराबर बी सी 9 गुणे यक्स, तो 9 पच्चे 45, तब इसका उत्तर 25 आता है। इस नाते हमने लिखी शायद आपकी सीरीज में इसका उत्तर 25 दिया, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट इसका जो अपना मेरे पीपीटी में जो सवाल बच्चों उसके हिसाब से उत्तर 45 आएगा, और जो कि एकदम परफेक्ट है, सही है। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन करो। फिर देखो आ गया कि 16 और 40 का तृतीय समानुपाती। अभी अभी बताया हूं कि ऐसे सवालों में क्या करोगे, बी स्क्वायर बराबर क्या निकालोगे, ए सी बच्चों। यहां से सी बराबर क्या निकालोगे, बी स्क्वायर बटे में ए बच्चे बराबर, तो ये आपका ए का मान बेटा, ये बी का मान है। तो बी का जगह बी स्क्वायर का मतलब 40 गुणे 40 लिखो और बटे ए का मान लिखोगे 16, 16 लिखोगे तो आप लोग ये बोलोगे कि सर मैं काट सकता हूँ 8 दूनी 16 और 8 पच्चे 40, 2 से काटोगे तो ये 20 बार जाएगा बच्चों, और 20 पच्चे 100। तो यहाँ से जो तृतीय समानुपाती यानी सी है उसका मान 100 आएगा। अब आपको ये ढूंढना है कि इसका ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये दिख रहा आपको, उत्तर हो गया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन करिएगा। कहता है कि ये कैसा व्यंजक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस टी, ये कैसा व्यंजक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग को पढ़ाया बच्चों। इसमें 2 पद आ गए, एक x आ गया, ये y आ गया। अब ये सजातीय ना होकर के कैसा हो गया बच्चों, विजातीय हो गया, या विजातीय व्यंजक हो गया।
और इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी लेना होगा। क्लियर बच्चों? अब इसको कहता है ये कैसा व्यंजक है, तो देखो इसमें ये भी वाई बच्चों, ये भी वाई है, तो इसमें क्या है, समान पद है। इसमें समान पद है और वो समान पद वाई के तौर पर लिखा गया, और समान पद वाई के तौर पर अगर लिखा गया तो वो आपका पद क्या कहलाता है जी, सजातीय कहलाता है। इस नाते आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं और कल हम फिर आपको इससे आगे सवालों के साथ मिलेंगे। आप लोग पढ़िए। बाकी आप सबको पता है कि अब आपकी ऑल सब्जेक्ट की जो क्लास है बच्चों आपके अपने इस चैनल पर आ रहे हैं। आपके एग्जाम तक सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू के साथ साथ बच्चों इस बार कुछ एक ऐसा शानदार मॉडल पेपर लेके आ रहा हूं कि आपको पेपर में मजा आ जाएगा और लगेगा कि नहीं सब कुछ तो मेरा यहीं से फंस गया बच्चों। तो पीवाईक्यू पूरा हो जाए। आपको पता है कि अभी आपकी डेली हिंदी की जो क्लास है वो जा रही है शाम को 7 बजे रोज जा रही है बच्चों, और हमारी जो क्लास है वो चाहे मैथ की हो या सोशल की हो, किसी भी सब्जेक्ट को शाम को 6 बजे आ रही है। वीडियो लाइव क्लास डेली जा रही, सातों दिन जा रही है। तो आप लोग खुद पढ़िए, दोस्तों तक बताइए। आपके जो भी दोस्त फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो उनसे कह दिए उनकी जो क्लास उनकी रेगुलर, पहले उनकी क्लास बुक से बड़े विस्तार से कराने वाला हूं बच्चों, उसके बाद फिर उनको मॉक टेस्ट कराएंगे, फिर लास्ट में उनको पीवाईक्यू, लास्ट में उनको मॉडल पेपर कराएंगे। तो आपके घर के भाई बहन बंधु जो भी फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हो उनको भी कह दीजिए चैनल से जुड़ जाएं, पढ़ें और आगे बढ़ें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास बच्चों, तब तक आप सब मस्त रहें।